नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पढ़ेंगे। जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1885 से इसका प्रारंभ माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का, चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और यहीं से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ मान लिया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 से माना जाता है और भारत की आज़ादी तक 1947 तक जो है राष्ट्रीय आंदोलन चला, 1885 से 1947 तक। तो आज की क्लास में हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से माना जाता है। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में, उसी समय से जो है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ मान लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम चरणों में विभाजित करें तो कुल 3 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण जो था वो उदारवादी चरण था, या इसी को नरमपंथी चरण भी कहते हैं। उदारवादी चरण कहें या नरमपंथी चरण कहें, ये जो चरण है वो 1885 से 1905 तक चला था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो 1885 से 1905 तक का जो समय काल था उसको हम उदारवादी चरण अथवा नरमपंथी चरण में रखते हैं। जो दूसरा चरण था वो था उग्रवादी चरण अथवा गर्मपंथी चरण, जो कि 1905 से 1916 तक चला। यानी 1905 से 1916 तक, यानी गांधी जी के आने से पूर्व तक। और जब गांधी जी आ गए इसके बाद तीसरा चरण रखा गया गांधी युग, 1916 से भारत की आजादी तक 1947 तक। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 चरणों में बांटा। जो पहला चरण था वो उदारवादी चरण था या नरमपंथी चरण था, जो कि 1885 से 1905 तक चला। जो दूसरा चरण था वो उग्रवादी चरण था अथवा गर्मपंथी चरण था, वो 1905 से 1916 तक चला। और जो तीसरा चरण था वो गांधी युग था, वो 1916 से भारत की आजादी तक चला, यानी 1947 तक। अब देखिए अगला प्रश्न, उदारवादी चरण में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके हाथों में था? तो देखिए, जो उदारवादी चरण है जो 1885 से 1905 तक चल रहा है, इस चरण में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग कर रहे थे। यानी कि प्रथम चरण में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था वो शिक्षित और बुद्धिजीवियों के हाथ में था। और एक बात थी कि ये लोग जो थे, उदारवादी चरण के जो भी नेता थे जो हुए हैं, वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। यानी जो ब्रिटिशर्स कार्य करते थे उनके प्रति निष्ठावान थे, यानी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके प्रति निष्ठा रखते थे और संवैधानिक सुधारों से अपनी मांग मनवाते हुए सुधार करना चाहते थे। यानी संवैधानिक तरीके से वो सुधार करना चाहते थे, यानी संवैधानिक तरीके से अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखते थे और वो अंग्रेज उनकी मांग को माने या ना माने वो अंग्रेजों पर निर्भर करता था। ये विरोध नहीं करते थे, ये संघर्ष नहीं करते थे। विरोध और संघर्ष को ये अनुचित मानते थे। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी बात ब्रिटिशर्स के समक्ष रख करके जो है सो सुधार करना चाहते थे। कौन? उदारवादी जो नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन थे? तो देखिए, प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, एमजी रानाडे का नाम आता है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम लिया जाता है। ये प्रमुख उदारवादी कुछ नेता थे। और भी उदारवादी नेता थे, तो कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं में ये आते हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता किन क्षेत्रों से संबंधित थे? तो देखिए, जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, यानी ग्रामीण परिवेश से नहीं थे। जो भी नरमपंथी नेता हुए जिनकी विचारधारा नरम थी, वो अधिकतर नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, ग्रामीण परिवेश से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, गर्मपंथी नेताओं की विचारधारा कैसी थी?
देखिए जो भी गर्मपंथी नेता हुए उनकी विचारधारा कैसी थी। तो जो गर्मपंथी नेता थे वो संवैधानिक तरीकों से सुधार को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे। यानी उनका कहना था कि अगर हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांग ब्रिटिश के सामने रखते हैं तो ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। जबकि इसके विपरीत जो उदारवादी नेता थे वो संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात रखते थे ब्रिटिशर्स के समक्ष और संवैधानिक तरीके से भारत में जो है सुधार करना चाहते थे। और ठीक इसके विरोध में थे गर्मपंथी नेता। गर्मपंथी नेता संवैधानिक तरीकों से सुधार को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध और संघर्ष को सही मानते थे। बिल्कुल दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। नरमपंथी नेताओं की विचारधारा अलग थी, गर्मपंथी नेताओं की विचारधारा ठीक उसके विपरीत थी। गर्मपंथी नेता अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध और संघर्ष को सही मानते थे, जबकि नरमपंथी नेता जो हैं वो विरोध और संघर्ष को सही नहीं मानते थे। वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते थे अंग्रेजों के सामने और संवैधानिक तरीकों से भारत में सुधार करना चाहते थे। और ठीक इसके विपरीत जो गर्मपंथी नेता थे वो संवैधानिक तरीकों से सुधार को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे। तो ये इनकी विचारधाराएं थी, इनको याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख गर्मपंथी नेता कौन कौन थे। तो देखिए जिस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख नरमपंथी नेताओं को जाना था, इसी प्रकार से कुछ गर्मपंथी नेताओं को जानेंगे। तो गर्मपंथी नेताओं में मुख्य रूप से 4 नाम आते हैं। 3 नाम तो हुए लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। और एक नाम और याद रखेंगे गर्मपंथी नेताओं में, अरविंद घोष का। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये 4 प्रमुख नेता थे जो कि गर्मपंथी नेता थे। इनकी विचारधारा जो थी वो गर्म थी। ये अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध और संघर्ष को सही मानते थे। तो इस प्रकार से ये 4 हम गर्मपंथी नेताओं के नाम याद रखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को इनसे हल कर लेंगे। चूंकि पूछा जाता है निम्न प्रमुख नेताओं में से कौन गर्मपंथी विचारधारा का था, तो गर्मपंथी विचारधारा का था उन 4 नेताओं में से एक नाम जरूर दिया होगा, चाहे लाल का दिया जाए या बाल या पाल का या अरविंद घोष का। इन 4 में से एक दिया होगा ऑप्शन में, तो उसको हम सही कर देंगे। या दूसरी तरीके से अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि निम्न नेताओं में से नरमपंथी नेता कौन है। तो ये 4 जो नाम हैं इनमें से 3 नाम दिए होंगे, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष में से उन तीनों को हटा देंगे और जो एक नाम शेष बचेगा वही निश्चित तौर पर नरमपंथी नेता होगा। और प्रमुख जो नरमपंथी नेता थे वो हमने आपको बता ही दिए। दादा भाई नौरोजी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, एमजी रानाडे हुए और सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए। ये कुछ प्रमुख जो है नरमपंथी नेता थे, इनको भी याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सरलता से हल हो सके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज और याद रखेंगे इनमें से कि जो लाल, बाल, पाल हैं इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है, त्रिमूर्ति में किनको शामिल किया गया है। तो लाल, बाल, पाल जो थे ये इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, इनको त्रिमूर्ति में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, पहला अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चर्चा जो है करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम, पूरा नाम अगर हम जानेंगे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। और एक बात और याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। जब A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की है। बाद में यही संघ नाम हट जाएगा और संघ की जगह कांग्रेस हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, आगे आने वाले प्रश्नों में हम जानेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द कब और किसकी सलाह पर जोड़ा गया था। तो देखिए सबसे पहले जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा
A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में। अभी प्रथम अधिवेशन के बारे में भी जानेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए कि प्रथम अधिवेशन जब 1885 ईस्वी में होता है तब दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ से संघ शब्द को हटा दिया गया था और संघ की जगह कांग्रेस जोड़ दिया गया था। तो यह तथ्य याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, कांग्रेस शब्द का जो अर्थ है वो होता है लोगों का समूह। याद रखेंगे, कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो है लोगों का समूह और ये उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है। कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है। आगे प्रश्न देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जाता है A.O. ह्यूम कौन थे और कहां के निवासी थे? तो देखिए, A.O. ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड ICS अधिकारी थे और ये ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे, यानी ब्रिटेन में स्कॉटलैंड एक जगह है, वहां के ये निवासी थे और ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब आगे देखिए प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। अब आगे प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। यानी डेट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई की जगह पहले कहां होना निश्चित किया गया था? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो बंबई में जरूर हुआ था, लेकिन सबसे पहले ये बंबई में नहीं होना था, इसको जो है पूना में होना था। पूना स्थान निश्चित किया गया था कि पूना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होगा, लेकिन क्या हुआ, पूना में हैजा फैल जाता है और हैजा फैलने के कारण वहां पर अधिवेशन को रद्द कर दिया जाता है और पूना के स्थान पर कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में किया जाता है, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन के महासचिव A.O. ह्यूम थे, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे और सबसे अधिक सदस्य किस प्रेसिडेंसी से थे? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे, 72 लोग शामिल थे और इस अधिवेशन में सबसे अधिक 38 सदस्य जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी से थे। चूंकि देखिए, बंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसलिए इस प्रेसिडेंसी से ही सर्वाधिक लोग थे 38 सदस्य और टोटल जो है इस अधिवेशन में 72 सदस्य थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है पहले अधिवेशन के संबंध में कि पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? तो पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ था?
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 ईस्वी में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। यानी पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में और दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में। लगभग प्रत्येक वर्ष में जो है वो एक एक अधिवेशन होंगे। तो पहला अधिवेशन हो गया और दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और ये दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, इसलिए इनको प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। यानी अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे, जिन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी 1886 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरे अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 404 सदस्य थे। पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, दूसरे अधिवेशन में 404 सदस्य थे। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एसएन बनर्जी द्वारा स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस अथवा इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किस अधिवेशन में हो जाता है? तो देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, या इसी को कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन। ये एसएन बनर्जी ने स्थापित की हुई थी। तो एसएन बनर्जी ने अपनी जो ये संस्था स्थापित की हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस अथवा इंडियन एसोसिएशन, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर देते हैं। और किस अधिवेशन में कर देते हैं? इसी दूसरे अधिवेशन में, जो कि 1886 में कलकत्ता में हुआ था। देखिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इनकी, एसएन बनर्जी की, या जो इंडियन एसोसिएशन कहते हैं, इसका अध्ययन अभी हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब पढ़ लेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कुछ संस्थाओं का गठन किया गया था लोगों के द्वारा, उनमें जो है हम इनका अध्ययन करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और या इंडियन एसोसिएशन कैसे बनी थी, एसएन बनर्जी ने बनाई थी, तो इनका अध्ययन हम इसके बाद करेंगे। तो अभी ये जान लेते हैं कि जो एसएन बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अथवा इंडियन एसोसिएशन संस्था बनाई हुई थी, इसका विलय कर देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसी दूसरे अधिवेशन में 1886 में, जो कलकत्ता में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या कहें भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, या कहें भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इन्हीं दादा भाई नौरोजी, जो कि दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इन्हीं को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या भारत का पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था, और कब हुआ था? 1886 के ठीक एक वर्ष बाद, यानी 1887 ईस्वी में। यानी देखिए पहला अधिवेशन जो है वो बंबई में किया जा रहा है, दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में किया जा रहा है, तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में किया जा रहा है। इसका कारण यह है सीधा सीधा, ताकि हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधिवेशनों को करें और अधिक से अधिक लोगों को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ सकें। इसीलिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अधिवेशन किए जाते थे। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है वो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना हुआ है। पारसी अध्यक्ष जरूर दादा भाई नौरोजी बन चुके हैं दूसरे अधिवेशन में, लेकिन अभी तक कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं हुआ है। तो अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी बदरुद्दीन तैयब जी ही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष अथवा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? यानी प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, या ब्रिटिश अध्यक्ष कहें या यूरोपीय अध्यक्ष कहें, तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो देखिए जॉर्ज यूले नाम याद रखेंगे, ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, अथवा इनको प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है।
अब अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी? तो देखिए ऐसे कौन अंग्रेज थे या ऐसा कौन अंग्रेज था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी? तो वो थे विलियम वेडर बर्न। तो अंग्रेज का नाम याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। तो विलियम वेडर बर्न एकमात्र ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। और प्रथम बार अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले थे। तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले को जाना जाता है। और 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला जो ब्रिटिश अध्यक्ष था वो था विलियम वेडर बर्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम महिला स्नातक ने संबोधित किया था? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कादम्बिनी गांगुली जो थी इनको जो है पहली महिला स्नातक के रूप में देखा जाता है। यानी ये कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक थी। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक तो थी ही थी, इसके साथ साथ भारत की भी ये पहली महिला स्नातक थी। तो प्रश्न अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए कि भारत की पहली महिला स्नातक या कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। यहां प्रश्न पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया हुआ था? तो याद रखेंगे 1890 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो जब 1890 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तो इसी अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाया हुआ था? तो देखिए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत गाया हुआ था। यानी वंदे मातरम गीत गाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने यह गीत गाया हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1905 में हम लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे हम जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर इतना बस पूछा गया है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है तब कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो तब कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहां पर बस इतने ही पॉइंट्स याद रखेंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में तब कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बनारस में किया हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में किया गया था? तो बंग भंग आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो है वो 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। तब जो है बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गोखले के आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी गोपाल कृष्ण जो गोखले थे इनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो थे वो एमजी रानाडे थे। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यही गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न देखिए, 1905 में बंबई में भारत सेवक मंडल या भारत सेवक समाज, इसी को इंग्लिश में कहते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की हुई थी? तो देखिए 1905 में बंबई में भारत सेवक मंडल या भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी और इसका उद्देश्य था मातृभूमि की सेवा करना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में पहली बार नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी? तो देखिए सबसे पहले स्वराज को समझते हैं। स्वराज शब्द का क्या अर्थ है? स्वराज शब्द का अर्थ यह होता है कि भारत में शासन जो है वो भारतीयों के द्वारा ही संचालित किया जाएगा और अंग्रेज जो है केवल नाम मात्र के शासक रहेंगे। यानी अंग्रेजों के नाम पर शासन किया जरूर जाएगा
लेकिन जो शासन कार्य है वो सब भारतीय ही करेंगे भारत में। तो ये होता है स्वराज। और पूर्ण स्वराज एक शब्द होता है। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कि भारत में भारतीयों के द्वारा ही शासन कार्य किया जाएगा और भारतीयों के नाम पर किया जाएगा, यानी आपका कोई रोल नहीं है, अब ब्रिटिश का कोई रोल नहीं है। तो पहले स्वराज की मांग की गई थी और बाद में आगे चल करके पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल प्रश्न कह रहा है कि किस अधिवेशन में पहली बार नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। तो देखिए 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बंग भंग आंदोलन के बाद 1905 के बाद 1906 में कलकत्ता में, इसी कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो भागों गरम दल व नरम दल में बट गई थी। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। सूरत में ताप्ती नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था 1907 में, और इसी 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक गरम दल भाग अलग हो गया था और नरम दल भाग अलग हो गया था। गरम दल की विचारधारा क्या थी ये हम पहले ही बता चुके हैं। नरम दल की विचारधारा क्या थी, कौन नेता थे, ये भी हम स्टार्ट में बता चुके हैं। तो 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ था तब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी नेता व उग्रवादी नेता अपना अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे। यानी जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, उसमें जो नरम दल था, जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो अब इन दोनों में क्या हुआ, वोटिंग कराई गई कि भाई रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनेंगे या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनेंगे। तो रास बिहारी घोष को जो है वोटिंग के आधार पर चुन लिया जाता है और इन्हें ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की हुई थी। और ये तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों गरम दल और नरम दल में बट गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन गाया गया था। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था वो किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन गाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1916 का अधिवेशन कहां हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1916 का अधिवेशन भी बहुत प्रसिद्ध है। 1916 का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था, इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार, यानी अंबिका चरण मजूमदार। तो ये लखनऊ सम्मेलन जो हुआ था ये भी बहुत ही फेमस है। अब अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता किस किस के मध्य हुआ था। तो देखिए जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था वो एक संयुक्त अधिवेशन था। किस किस का संयुक्त अधिवेशन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, उसने मिल करके अपना अधिवेशन एक संयुक्त रूप से संचालित किया था 1916 में लखनऊ में। तो इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक हो गए थे। और इसके साथ साथ जब
1907 में गरम दल और नरम दल दो अलग अलग भाग हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो भी एक हो गए थे। यानी इस 1916 के लखनऊ सम्मेलन में, लखनऊ समझौते में दो पार्टियों में समझौता हुआ था। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के एक हो गए थे, और दूसरा जो समझौता था वो गरम दल और नरम दल में हुआ था। गरम दल और नरम दल भी मिलकर के एक हो गए थे। हालांकि जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हुए थे, ये जो है एकता बहुत अधिक समय तक नहीं रहती है और ये फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों एक हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल भी मिलकर के एक हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 9 वर्ष बाद उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेसी एक हो गए, इस समझौते में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि इस लखनऊ समझौते में, लखनऊ सम्मेलन जो हुआ था 1916 में, इसमें गरम दल और नरम दल, यानी इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, उग्रवादी दल कौन था? गरम दल था। उदारवादी दल कौन था? नरम दल था। तो ये दोनों एक हो गए थे। इसमें एनी बेसेंट की और बाल गंगाधर तिलक जी की प्रमुख भूमिका थी। यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे 9 वर्ष बाद। चूंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए थे और 9 वर्ष बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः ये दोनों एक बार हो गए थे। दोनों संयुक्त जो है हो गए थे, दोनों आपस में मिल गए थे। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ और वो दोनों एक हो गए, इस समझौते में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इस समझौते में जो है बाल गंगाधर तिलक की और मोहम्मद अली जिन्ना की प्रमुख भूमिका थी। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, उन्होंने और बाल गंगाधर तिलक ने जो है दोनों को एक होने में जो है काफी प्रयास किया हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वही बात है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? यानी मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है, किसने कहा हुआ था? तो ये जो है सरोजनी नायडू ने कहा हुआ था। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि जो है वो गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था? यानी असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 में, तो 1920 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। इसी 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम उम्र 35 वर्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का गौरव जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्राप्त है। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र यानी 35 वर्ष की लगभग उम्र थी, उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक समय तक लगातार 1940 से 45 तक 5 वर्ष लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का गौरव किसे प्राप्त है? तो देखिए, सबसे अधिक समय तक लगातार कौन अध्यक्ष रहा? 1940 से 1945 तक 5 वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं। यानी इस दौरान अध्यक्ष बदले नहीं गए। 1940 से 1945 तक 5 वर्ष लगातार ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चूंकि 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है गांधी जी का, इस कारण जो है 1940 से 1945 तक लगातार 5 वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी किस एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे?
तो गांधी जी जो थे वो 1924 में बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ही एकमात्र यही एक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे गांधी जी। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। वो लेकिन भारतीय नहीं थी, वो विदेशी थी, लेकिन थी तो महिला, इसलिए प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो एनी बेसेंट पर टिक करेंगे, और अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू पर टिक करेंगे, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारतीय थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू को ही जाना जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, प्रसिद्ध प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अभी हमने स्वराज और पूर्ण स्वराज की चर्चा की थी, तो अब पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था। तो देखिए, 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसी अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था। यानी अब हम स्वराज से संतुष्ट नहीं हैं, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पहले हम जरूर स्वराज की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से, लेकिन अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी भारतीय ही शासन करेंगे और भारतीयों के नाम पर ही शासन होगा। तो ऐसा जो है पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में यह तय हुआ कि आगामी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह तय हुआ था कि जो आगामी 26 जनवरी 1930 आ रहा है, इसको प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जो मौलिक अधिकार प्रस्ताव है वो 1931 के कराची अधिवेशन में पास हुआ था। यानी मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है वो 1931 के कराची अधिवेशन में पास हुआ था। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं? तो इसी 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो अब देखिए पूछ रहा है प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला, यानी विदेशी महिला थी लेकिन भारतीय मूल की हो, ऐसी पहली कौन महिला थी? तो वो थी नेल्ली सेन गुप्ता। तो महिलाओं के संबंध में तीन बातें हो गई। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही वो थी नेल्ली सेन गुप्ता। तो मुख्य रूप से यही तीन महिलाएं ही जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1937 में फैजपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो अधिवेशन हुआ था वो सबसे पहले गांव में किया गया था। तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन है वो सबसे पहले जो है गांव में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो देखिए 1938 में हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में। वहां पर एक अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु पहली बार किस अधिवेशन में मतदान का प्रारंभ हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी द्वारा समर्थित को हराया था? तो देखिए, सबसे पहले कांग्रेस में जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है वो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में किया गया था। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है एक तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे महात्मा गांधी, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों में जो है मतदान प्रारंभ किया गया अध्यक्ष पद के लिए कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा। तो दोनों में जब मतदान हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था इस मतदान में। ये हुआ कब था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो ये तथ्य भी याद रखेंगे कि सबसे पहले मतदान का प्रयोग जो है वो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। हालांकि हमने 1907 का जब सूरत अधिवेशन पढ़ा था तो उसमें वोटिंग जरूर कराई गई थी, लेकिन इस तरीके की मतदान प्रक्रिया नहीं थी जैसा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। तो अगर मतदान का प्रारंभ सबसे पहले पूछता है कि किस अधिवेशन में हुआ था, तो हम 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन ही बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वाधिक अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुए थे 10 बार। यानी सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं 10 बार। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वाधिक बार अगर अलग अलग समयों में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने 4 बार अध्यक्षता की हुई थी सर्वाधिक बार। इसके पहले हमने बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लगातार सबसे अधिक बार अध्यक्षता की थी। 1940 से 1945 तक 5 बार लगातार की थी, लगातार वर्षों में। लेकिन अलग अलग समयों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 4 बार की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने यह सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि अब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हो गई है, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, त्रिमूर्ति लाल बाल व पाल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो त्रिमूर्ति हमने बताया था, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। ये त्रिमूर्ति थे। इन त्रिमूर्ति में केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और बाल और पाल कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में। इस पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इसलिए केवल इतना जान लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? यानी कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले भी लाला लाजपत राय ही थे। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, यह कथन किसका है? यह कथन भी लाला लाजपत राय का है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। क्योंकि डफरिन उस समय कौन थे? डफरिन उस समय थे भारत के वायसराय। अगला प्रश्न देखिए, तलित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो तलित चालक का सिद्धांत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में दिया गया था और यह सिद्धांत भी गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। यह सिद्धांत जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। तो तलित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, यानी कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी कि कांग्रेस जो है वो बेगिंग इंस्टीट्यूट है, यानी भीख मांगने वाली संस्था है। ये भीख मांगती है, याचना करती है, प्रार्थना करती है, विरोध और संघर्ष को सही नहीं मानती है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे।
अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड डफरिन का था। लॉर्ड डफरिन जो भारत के वायसराय थे उस समय, उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है या कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु देख सकूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु देख सकूं। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह कथन किसका है? तो कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह कथन है फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता के द्वारा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कहा गया था कि कांग्रेस की आवाज जो है वो जनता की आवाज नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा कवर कर लिया है। इससे अधिक प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में नहीं पूछे जाएंगे इससे अधिक। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।